Good morning everybody. Myself Pawan Jha, Director Vijay Study Circle welcomes you in this class. और ये क्लास आज एक विशेष टॉपिक पर है, बहुत संक्षिप्त क्लास है ये, और इस संक्षिप्त क्लास में मैं बताऊंगा आपको आज जो मुद्दा झारखंड में चल रहा है, इनफैक्ट पूरे देश में चल रहा है, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद के बारे में हमारे बहुत चर्चाएं चल रही हैं। तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे ये होता कैसे है, क्या होता है ये, इसके अंतर्गत कैसे एक एमएलए की या एक एमपी की जो है उम्मीदवारी नष्ट हो सकती है, मतलब समाप्त हो सकती है, कौन करता है ये, कैसे ये लाभ के पद डिसाइड होते हैं, इन सब की हम चर्चा करेंगे। हमारा जो जोर है मुख्य रूप से कोई संवैधानिक विशेषज्ञ की भूमिका नहीं है, ना तो मैं ऐसी कोई बातें करूंगा जिससे कि आपको विशेषज्ञ होना पड़े या उसके लिए बहुत डीप में जाना पड़े। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखकर बातें करेंगे कि क्या हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। हम बेसिक पर चलते हैं कि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट लाभ का पद होता क्या है। हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है कि ये लाभ का पद क्या है। क्लियर कट मेंशन किसी भी पार्ट में लाभ का पद नहीं है, लेकिन ये लाभ का पद को जो डिफाइन किया गया है वो कोर्ट्स के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई जजमेंट्स में ये लाभ के पद का मतलब बताया है। लाभ के पद का मतलब होता है कि एक लेजिस्लेटिव का व्यक्ति, एक जो एमएलए या एमपी है, वो सरकारी पद गवर्नमेंट यानी एग्जीक्यूटिव के पद को नहीं ले। मैं यहां ये बताना चाहूंगा कि एक एमपी है और एक एमएलए है, वो एक विधायिका का पार्ट है, इज पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, मतलब विधायिका मतलब हो गया जो कानून बनाती है, और एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका है जिसमें गवर्नमेंट आती है, सरकार आती है, ये एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो एक ही व्यक्ति जो एमपी है या जो एमएलए है, वो अगर इसका काम करने लगेगी तो इसका मतलब खुद नीति बना रही है और खुद उसमें जा करके सरकारी फायदा ले रही है। इसी को बोला जाता है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लाभ का पद जो सरकार का पद है वो एक एमएलए और एमपी नहीं ले सकता, एक साथ वो दोनों काम को नहीं कर सकता। इसको रोकने के लिए व्यवस्था की गई है कि लाभ का पद। अब सवाल यह है कि जैसे कि आप मंत्री को देखेंगे, मिनिस्टर को, तो मिनिस्टर आप अगर केंद्र में है तो वो एमपी है, अगर राज्य में है तो एमएलए है। एमएलए उसकी बैकग्राउंड है तभी तो वो मिनिस्टर है, और जब वो मिनिस्टर है यानी एज ए मिनिस्टर वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, तो ये तो लाभ का पद दिखता है, क्योंकि अभी हमने बताया कि ये लाभ का पद जो है वो एग्जीक्यूटिव का पद नहीं ले सकता लेजिस्लेटिव, तो यहां तो ले रहा है वो। तो इसके लिए क्या है कि 1959 में 1959 में बहुत सारे पदों को आपको उसमें डिफाइन किया गया है कि ये पद लाभ के अंतर्गत नहीं आएंगे। जैसे कि मंत्री का पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा, इसलिए वो होल्ड कर रहा है। समय समय पर इस लिस्ट में संशोधन कर करके आपको व्यवस्था की गई है कि ये पद लाभ के अंतर्गत नहीं आते। इसमें नाम लिखना पड़ता है, इसमें यह बताना पड़ता है कौन पद नहीं आएंगे, नाम लेकर। यही विवादों को जन्म देता है, क्योंकि यह क्लियर कट नहीं है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उन्होंने भी यह कहा था कि आपको एक डिफिनिट बनाना चाहिए कि लाभ का पद क्या, डिफिनिशन क्या हो। ऐसे करके आप एक एक पद को जो बाहर कर रहे हैं तो इसे क्लियरिटी नहीं हो पाती, इसलिए बार बार ये विवाद होता है कि ये लाभ का पद है कि नहीं है। तो जो उस लिस्ट में जो हमारे लाभ के पद 1959 में जो संसद ने पारित किया, उसमें संशोधन करके जो नाम जुड़ते जाते हैं उसको ही लाभ के पद के रूप में माना जाता है कि वही लाभ का पद के छूट से फायदा उठा सकता है। बाकी सब लाभ के पद माने जाएंगे अगर एक एमएलए और एमपी है और वो कोई भी सरकारी पद या एग्जीक्यूटिव का पद लेता है, माने जाएंगे। अब इसका जो मामला है, इसको देखेगा कौन कि ये लाभ का पद है, उसकी अयोग्यता कैसे साबित होगी। तो मान लीजिए कि वो एमपी है और उसने वो लाभ का पद को हासिल किया, तो ये मामला राष्ट्रपति क्या करते हैं, आर्टिकल 102(1) के अंतर्गत, एक के अंतर्गत ये चुनाव आयोग को भेजते हैं कि इन पर देखा जाए कि ये लाभ का पद का मामला बनता है कि नहीं। अंडर आर्टिकल 102(1) के अंतर्गत ये राष्ट्रपति भेजते हैं चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपना मंतव्य देती है, वो पीपुल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के तहत जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, तो अगर वो
फाइंडिंग करती है कि हाँ वो लाभ के पद के अंतर्गत आते हैं, तो अपनी रिपोर्ट दे देती है राष्ट्रपति को। तो अब राष्ट्रपति अगर वो दिया कि नहीं इन्होंने लाभ का पद का दुरुपयोग किया है, लाभ का पद ये है, तो राष्ट्रपति उसकी उम्मीदवारी खत्म कर सकते हैं। एक एमपी की राष्ट्रपति हटा सकते हैं उसको चुनाव आयोग की सिफारिश पर, ये आर्टिकल 102 के तहत। लेकिन अगर ये राज्य का मामला है, स्टेट का मामला है, तो इसमें आर्टिकल एमएलए का मामला होता है। तो इसमें जो हेमंत सोरेन पर मामला चला वो आर्टिकल 191 के तहत चला। एमएलए के अंतर्गत क्या होता है, उस राज्य के राज्यपाल चुनाव आयोग को लिखते हैं और चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की 9A के अंतर्गत जो धारा है उसके अंतर्गत ये मंतव्य गवर्नर को देते हैं। अगर वो लाभ का पद के माने गए दोषी तो चुनाव आयोग ये सिफारिश गवर्नर को करेगा और हटाने का काम गवर्नर करेगा। हेमंत सोरेन के मामले में अभी राज्यपाल ने ये नहीं क्लियर किया आज तक कि वो रिपोर्ट में है क्या, मीडिया में बहुत सारी खबरें आ रही। तो एक तो एमपी और एमएलए को हटाने का एक तरीका ये है, लेकिन तो यहां पर हम देखते हैं कि एमपी को हटाते हैं राष्ट्रपति चुनाव आयोग से परामर्श करके और एमएलए को हटाते हैं आप देखें राज्यपाल ये लाभ के पद में। लेकिन एमपी एमएलए को हटाने का एक दूसरा रास्ता जो होता है वो उसके स्पीकर पर डिपेंड करता है। अगर वो दल बदल वाला मामला हो, अगर डिफेक्शन लॉ लागू होता है कि इसने दल बदल या सदस्यता के अयोग्यता का बात आता है, इनेलिजिबिलिटी का, वो हटाने का काम करते हैं स्पीकर। अगर वो विधानसभा का है तो विधानसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि इसमें एंटी डिफेक्शन लॉ जो है दल बदल कानून का कोई उल्लंघन हुआ। यानी एक एमएलए एमपी को दो तरह से हटाया जा सकता है। एक लाभ के पद का मामला आने पर राष्ट्रपति हटा सकते हैं एमपी को और एमएलए को गवर्नर, और एक एंटी डिफेक्शन का मामला आने पर एमपी को हटा सकते हैं लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। और ध्यान रखें एमएलए के बारे में जो है वो तय कर सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि लाभ का पद और ये क्यों चर्चा में है। आप हमारे विजय स्टडी सर्किल के ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को एक्सेस कीजिए। जो हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ऑटोमेटिक सुविधा मिलती है, जिसमें किसी दिन अगर वो क्लास को मिस करेंगे तो अपने घर में वो लाइव उस क्लास को देख सकते हैं। इतना ही नहीं, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं वो उसको फिर 24 घंटे बाद रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हैं, जो 6 मंथ्स की वैलिडिटी आपको मिलती है। तो इतनी सारी फैसिलिटी है कि आप क्लासरूम में आ सकते हैं, घर पर देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। संपूर्ण सिलेबस जेपीएससी की ये विजय स्टडी सर्किल 20 सालों से लगातार ये क्वालिटी वाइज एजुकेशन दे रही है और हर एग्जाम में रिकॉर्ड तोड़ सफल स्टूडेंट्स यहां से हो रहे हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन सर्विस भी दो प्रकार की है। एक सर्विस तो लाइव आप देख सकते हैं घर पर और रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। दूसरी सर्विस हमारी केवल होती है जो केवल आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। अलग अलग फाइनेंशियल जो हैं कैटेगरीज बनाई गई हैं। स्टूडेंट्स अपने अनुसार, अपने चॉइस के अनुसार कोई भी कैटेगरी को एसेस कर सकते हैं और सैकड़ों छात्र अभी भी इसका लाभ उठा रहे हैं। और अभी जेपीएससी की वैकेंसी भी नहीं आई है, अभी आप देखें बहुत जल्द आने वाली है, ऐसी सूचना है। ऐसी स्थिति में आप तैयारियों को पहले से करके रखें, क्योंकि अगर आप तैयारी नहीं करेंगे तो फॉर्म आने के बाद तो सारे स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, बहुत कम समय मिलेगा। जेपीएससी मेंस का सिलेबस की जहां तक आप बात करें तो ये इतना विशाल है जो 2-2.5 महीने में फुल कोर्स तो हो नहीं सकता है। इसलिए आप हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस से जुड़े। न केवल जेपीएससी, हमारे यहाँ बीपीएससी के लिए भी मेंस की क्लासेस अगले महीने से शुरू हो रही है और साथ ही साथ हमारे यहाँ रेगुलरली जेएसएससी की क्लासेस भी होती हैं। बहुत सारे टेस्ट आने वाले हैं, हमारे मेंस के टेस्ट आने वाले हैं, पीटी के आने वाले हैं। तो आप विजय स्टडी सर्किल www.vijaystudy जो है .in पर संपर्क करें। और साथ ही आप ध्यान रखिए आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर 7004468258 पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो विजय स्टडी सर्किल को आप ज्वाइन करें। इसी तरह से मैं संक्षिप्त वीडियो आपको बनाता रहूंगा और आपको जो है करंट मुद्दों पर आपको अवगत कराता रहूंगा। थैंक यू।